द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम अमेरिका की आम हालिया व्यापार नीतियों पर चर्चा कर रहे हैं, खास तौर पर भारत और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर लगाए गए टैरिफ यानी आयात शुल्कों पर। ये नीतियां क्यों अपनाई गईं और इनका असर क्या हो रहा है, हाँ, यही हमारी आज की बातचीत का मुद्दा है। बिल्कुल। और जो स्रोत सामग्री हमने देखी है उससे एक बड़ा सवाल उभरता है। क्या ये आक्रामक व्यापारिक कदम जैसे ऊंचे टैरिफ लगाना अमेरिकी हितों को साधने का वाकई एक कारगर तरीका है, या फिर ये आर्थिक तौर पर नुकसानदेह और दुनिया में अमेरिका की स्थिति के लिए उल्टा असर डालने वाले साबित हो रहे हैं? मेरा मानना है, देखिए, कि ये टैरिफ बुनियादी आर्थिक सिद्धांतों के खिलाफ हैं और इतिहास भी यही बताता है कि ऐसी नीतियां अक्सर खुद को ही नुकसान पहुंचाती हैं। मैं इसी पक्ष को रखूंगा। हाँ, भले ही वे विवादास्पद हों, व्यापार में जो कथित नाइंसाफी है उसको ठीक करने और अपने घरेलू उद्योगों को बचाने की एक, आप कह सकती हैं, जरूरी कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है, खासकर जब दूसरे देशों के अपने प्रतिबंध हों। चलिए, मैं अपनी बात रखता हूं। देखिए, टैरिफ लगाकर व्यापार युद्ध छेड़ना ये आर्थिक समझदारी के बिल्कुल उलट है। स्रोत सामग्री में प्रोफेसर हैंके का विश्लेषण भी आम यही इशारा करता है। ये पूरी दुनिया के व्यापार के रास्ते में रोड़ा बनते हैं, आम उपभोक्ता के लिए चीजें महंगी करते हैं और मुक्त व्यापार से जो आपसी फायदा होता है उसे कम करते हैं। इतिहास में अगर झांके तो 1930s के दशक के अमेरिका के स्मूथ हॉली टैरिफ याद आते हैं। उन टैरिफों ने, आप देखिए, वैश्विक मंदी को और गहरा कर दिया था, क्योंकि बाकी देशों ने भी जवाबी टैरिफ लगा दिए थे। अक्सर ये टैरिफ अपने बताए गए मकसद, जैसे मान लीजिए नौकरियां बचाना, वो हासिल नहीं कर पाते, और अगर करते भी हैं तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। शायद उन नौकरियों को सीधे सब्सिडी देना ही सस्ता पड़ता। और रणनीतिक तौर पर देखें तो ये और भी ज्यादा नुकसानदेह है। आप भारत जैसे जरूरी साथी को नाराज कर रहे हैं, जिससे वो रूस और चीन जैसे प्रतिद्वंदियों के और करीब जा सकता है। उनके नेताओं की हालिया मुलाकातें इसी तरफ इशारा करती हैं। ऊपर से ये सेकेंडरी सैंक्शंस, मतलब दूसरे देशों पर भी पाबंदी लगाना जो उस देश से व्यापार करते हैं जिस पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, ये तो और भी अजीब लगता है, खासकर तब जब पाबंदी लगाने वाले खुद उन्हीं स्रोतों से ऊर्जा खरीद रहे हों, जैसे यूरोपीय संघ का रूस से गैस लेना जारी रखना। ये तो मतलब दोहरा मापदंड हुआ ना। हाँ, मैं आपकी चिंता समझती हूँ, लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। ये बात सही है कि टैरिफ से फौरी तौर पर आर्थिक नुकसान हो सकता है, जैसा आपने बताया, लेकिन ये उन गहरी चिंताओं का नतीजा है जिन्हें अनदेखा करना शायद मुश्किल होता जा रहा था। एक तर्क ये है कि अमेरिका दशकों से व्यापार में नाइंसाफी झेल रहा है। दूसरे देशों की नीतियां, सब्सिडी, बाजार तक पहुंच ना देना, जिससे उसके अपने यहाँ कारखाने बंद हुए, नौकरियां गईं। तो इन टैरिफ्स को एक हथियार की तरह देखा जा सकता है उन देशों पर दबाव बनाने के लिए जिनके खुद के टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं, या जो दूसरी तरह की रुकावटें डालते हैं। स्रोत में भारत का उदाहरण दिया गया है। कृषि उत्पादों पर औसतन 39% टैरिफ, डेयरी उत्पादों में और भी पेचीदा नियम, ये काफ़ी ज़्यादा हैं। तो क्या अमेरिका सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा? ये नज़रिया अमेरिका में बहुत से वोटरों की सोच से भी मेल खाता है, जिन्हें लगता है कि पूरी दुनिया की व्यापार व्यवस्था उनके खिलाफ काम करती है। इसलिए ये नीतियाँ सिर्फ अर्थशास्त्र का मामला नहीं है, ये राजनीतिक हकीकत भी हैं, भले ही वे स्थापित आर्थिक नियमों को चुनौती देती दिखें। प्रोफेसर हैंके ने भी जिक्र किया कि मोदी के लिए अपनी ताकतवर कृषि लॉबी को साधना कितना मुश्किल है। ये दिखाता है कि घरेलू राजनीति इन झगड़ों के केंद्र में है। इनमें कौन उठाता है? आम उपभोक्ता। सीधी सी बात है, चीजें महंगी हो जाती हैं और ये अपने ही देश के उन उद्योगों को सब्सिडी देने का एक बहुत महंगा तरीका है जो शायद उतने कुशल नहीं है। प्रोफेसर हैंके के विश्लेषण का एक दिलचस्प पहलू ये है कि सोचिए जरा, अगर आप मुक्त व्यापार खत्म करके उन मजदूरों को सीधे पैसे दे दें जिनकी नौकरी जाने का डर है, तो वो भी शायद टैरिफ लगाने से सस्ता पड़ेगा। और ये जो व्यापार घाटे की बात होती है, मतलब अमेरिका जितना सामान बेचता है उससे ज्यादा खरीदता है, क्या ये वाकई दूसरे देशों की नाइंसाफी का नतीजा है, या फिर जैसा हैंके तर्क देते हैं, ये अमेरिका की अपनी घरेलू बचत और खर्च के तौर तरीकों का नतीजा है? मतलब हम अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं और दुनिया भर से आने वाला पैसा यानी कैपिटल फ्लो इसकी भरपाई करता है।
ये कोई साजिश नहीं है, ये तो अर्थव्यवस्था का एक। हाँ, आपने जो व्यापार घाटे और कैपिटल फ्लो की बात की वो आर्थिक सिद्धांत के हिसाब से सही हो सकती है, लेकिन इसमें एक मानवीय पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चीनी नज़रिया जैसा स्रोत में बताया गया है कि असली चीज़ माल है, न कि सिर्फ डॉलर या बॉन्ड। ये इसी भावना को दिखाता है। व्यापार संतुलन सिर्फ पैसों के आने जाने का हिसाब नहीं है, ये देश की उत्पादन क्षमता, कारखानों और नौकरियों से भी जुड़ा है। जब विदेश से पैसा आता है, कैपिटल फ्लो होता है, तो शायद वो वॉल स्ट्रीट को फायदा पहुंचाता हो, लेकिन क्या वो उन मजदूरों के नुकसान की भरपाई करता है जिनकी नौकरी स्टील मिल या कपड़ा फैक्ट्री बंद होने से चली गई? शायद नहीं। और यही वजह है कि टैरिफ जैसी नीतियां राजनीतिक तौर पर इतनी आकर्षक बन जाती हैं, भले ही अर्थशास्त्री उनकी आलोचना करें। हाँ, तात्कालिक लागतें हो सकती हैं जैसा आपने कहा, लेकिन लंबी अवधि का लक्ष्य अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को फिर से खड़ा करना बताया जाता है। क्या ये लक्ष्य हासिल होगा, ये एक अलग सवाल है, पर इरादा तो यही है। लेकिन इसके रणनीतिक नतीजे क्या हो रहे हैं? क्या ये अमेरिका के बड़े लक्ष्यों को ही कमजोर नहीं कर रहे हैं? अब देखिए, भारत जैसे देश पर जो एशिया में एक बड़ी ताकत है और चीन के खिलाफ एक संतुलन बना सकता है, उस पर आप दबाव डालते हैं। नतीजा, प्रोफेसर हेंके इशारा करते हैं कि इससे मोदी बीजिंग और मॉस्को के और करीब जा सकते हैं। क्या ये अमेरिका के हक में है? मुझे तो नहीं लगता। इससे दुनिया में अमेरिका का असर कम होता है। और ये जो प्रतिबंध लगाने का इतिहास है, जरा क्यूबा, वेनेजुएला, ईरान को देखिए। क्या ये प्रतिबंध वाकई काम करते हैं? स्रोत बताता है कि ये शायद ही कभी कामयाब होते हैं, अक्सर इनका उल्टा असर होता है। जिस देश पर पाबंदी लगती है, वहां के लोग अपनी सरकार के पीछे और मजबूती से खड़े हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट कहते हैं। तो आप दुश्मन को कमजोर करने के बजाय उसे शायद और मजबूत कर देते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि जोखिम है और प्रतिबंधों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है, ये सही है। लेकिन क्या करें अगर आपको लगता है कि कोई देश आपकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है? स्रोत में पीटर नवारो के नजरिए का जिक्र है। जैसा हैंकी बताते हैं कि अमेरिका को लगता है कि भारत ने बदले में उतना सहयोग नहीं दिया जितना देना चाहिए था, यानी वो क्विड प्रो क्वो वाली बात, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। तो इस नजरिए से टैरिफ शायद भारत को ये संदेश देने का एक तरीका है कि अमेरिकी चिंताओं को हल्के में न लिया जाए। ये एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट हो सकता है। और ये जो अटकलें हैं कि अमेरिका शायद पाकिस्तान की तरफ झुक रहा है, जैसा हैंकी ने अंदाजा लगाया, हो सकता है ये भी भारत पर दबाव बनाने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो। कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ते हैं, भले ही वे अप्रिय हों। लेकिन भारत का मामला इतना सीधा नहीं है। ये कोई छोटा मोटा देश नहीं है, वहां की अपनी मजबूरियां हैं। जैसा कि स्रोत साफ तौर पर बताता है, भारत का कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा है, लगभग 44% आबादी इसी पर निर्भर है। मोदी के लिए अमेरिकी मांगों को मानना, खासकर खेती किसानी के मामले में, राजनीतिक रूप से बहुत खतरनाक हो सकता है। प्रोफेसर हेंके तो यहां तक कहते हैं कि मोदी के लिए अपने देश की कृषि लॉबी का सामना करना ट्रंप प्रशासन के साथ तनाव झेलने से कहीं बड़ी चुनौती है। ये समझने की जरूरत है। और रूस के साथ भारत के रिश्ते दशकों पुराने हैं, सैन्य और रणनीतिक तौर पर गहरे हैं। उनसे एकदम नाता तोड़ लेना भारत के लिए ना तो आसान है, ना ही शायद फायदेमंद। तो आप भारत पर दबाव डालकर उसे कहां धकेल रहे हैं? हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भारत का मामला पेचीदा है और वहाँ की घरेलू राजनीति का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। भारत की अपनी व्यापार बाधाएं कम नहीं हैं। जैसा हमने पहले बात की, कृषि पर औसतन 39% टैरिफ, डेयरी जैसे क्षेत्रों में टैरिफ के अलावा भी कई तरह की रुकावटें हैं, जिन्हें नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं, जैसे सख्त नियम या लाइसेंसिंग। ये सब असली हैं। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका सिर्फ उन्हीं बाधाओं पर प्रतिक्रिया दे रहा है जो उसे अपने माल के लिए झेलनी पड़ती हैं? ये दरअसल दो देशों की जटिल घरेलू राजनीतिक मजबूरियों का टकराव है। प्रोफेसर हेंके भले ही मोदी को सलाह दें कि इन टैरिफ को नज़रअंदाज कर दें, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि ये तनाव आसानी से खत्म होने वाला नहीं लगता। ये दिखाता है कि व्यापार नीतियाँ कितनी उलझी हुई हो सकती हैं। और फिर चीन का मुद्दा है, जो शायद और भी ज्यादा गंभीर है, खासकर रेयर अर्थ्स यानी दुर्लभ खनिज तत्वों को लेकर। चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ना बहुत जोखिम भरा है। जैसा डेंग शॉपिंग ने कथित तौर पे कहा था, मध्य पूर्व के पास तेल है, हमारे पास रेयर अर्थ्स हैं। यस, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है,
आज की हाईटेक अर्थव्यवस्था, आप स्मार्टफोन से लेकर मिसाइल सिस्टम तक देख लीजिए, इन खनिजों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। और स्रोत में प्रोफेसर हेंके बताते हैं कि चीन का दबदबा सिर्फ इन खनिजों के भंडार तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी प्रोसेसिंग यानी उन्हें इस्तेमाल लायक बनाने की तकनीक में भी है। ये तकनीक अमेरिका या दूसरे देश आसानी से रातों रात विकसित नहीं कर सकते। तो क्या चीन के साथ व्यापार युद्ध छेड़कर अमेरिका अपनी ही हाईटेक इंडस्ट्री की सप्लाई चेन को खतरे में नहीं डाल रहा? आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है, चीन और रेयर अर्थ पर उसकी पकड़। लेकिन क्या ये निर्भरता ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत नहीं है कि अमेरिका को अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाने और चीन पर निर्भरता कम करने की सख्त जरूरत है? ये तर्क दिया जा सकता है कि व्यापार युद्ध, भले ही पीड़ादायक हो, इसी जरूरत को उजागर करता है और शायद वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। स्रोत में पाकिस्तान में संभावित खोज का जिक्र है, हालांकि ये अभी सिर्फ संभावना है। बेशक एक लंबा और मुश्किल काम होगा और जैसा आपने कहा, प्रोसेसिंग एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। लेकिन चीन की इस रणनीतिक पकड़ को यूं ही बने रहने देना भी तो खतरनाक है। तो शायद ये कड़वी दवा जरूरी है ताकि भविष्य में अमेरिका या दूसरे देश चीन की दया पर निर्भर न रहें। ये दिखाता है कि व्यापार नीति सिर्फ आज के मुनाफे नुकसान का मामला नहीं है, बल्कि भविष्य की रणनीतिक स्वायत्ता का भी सवाल है। कुल मिलाकर देखें तो मेरे विचार में सबूत और आर्थिक सिद्धांत दोनों ही इसी तरफ इशारा करते हैं कि टैरिफ और व्यापार युद्ध एक हारी हुई बाजी है। ये अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाते हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी, अपने साथियों और सहयोगियों को भी नाराज करते हैं, और जिन लक्ष्यों के लिए इन्हें शुरू किया जाता है उन्हें भी शायद ही कभी हासिल कर पाते हैं। बेहतर रास्ता यही होगा कि मुक्त और खुले व्यापार के उन सिद्धांतों पर लौटा जाए जिन्होंने पिछले कई दशकों में दुनिया को समृद्ध बनाने में मदद की है। भले ही उनमें कुछ सुधार की जरूरत हो सकती है। जबकि मैं इन नीतियों की कमियों और जोखिमों को देख सकती हूँ, मैं इन्हें पूरी तरह खारिज नहीं करूँगी। ये वैश्विक व्यापार प्रणाली में मौजूद वास्तविक या कम से कम महसूस की जा रही नाइंसाफियों और असंतुलनों को दूर करने की एक कोशिश है, भले ही तरीका अनाड़ी या खतरनाक लगे। ये उन जटिल राजनीतिक सच्चाइयों और घरेलू दबावों का भी नतीजा है जिन्हें कोई भी लोकतांत्रिक सरकार पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकती। शायद असली मुद्दा खुद टैरिफ नहीं, बल्कि वो गहरे तनाव और अविश्वास है जिनका ये महज एक लक्षण है। जब तक उन बुनियादी मुद्दों को हल नहीं किया जाता, तब तक इस तरह के टकराव शायद होते रहेंगे। ये चर्चा साफ तौर पे दिखाती है कि व्यापार नीति का मामला कितना उलझा हुआ है। इसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांत, राष्ट्रीय हित की परिभाषाएं, घरेलू राजनीति की मजबूरियां और दुनिया भर के देशों के आपसी रिश्ते, ये सब आपस में गुंथे हुए हैं। बिल्कुल। और जो स्रोत सामग्री हमने देखी, उसमें इन अलग-अलग नज़रियों और उनके नतीजों को और गहराई से समझने के लिए बहुत कुछ है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आसान जवाब शायद ही मौजूद हों।